तो अगर आपने n कैपेसिटर्स को अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, मतलब मोर देन वन कैपेसिटर अगर आप कनेक्ट करते हो सीरीज में या मोर देन वन कैपेसिटर कनेक्ट करते हो पैरेलल में तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। तो एक एक करके ये हमें सीखना है, राइट। स्टार्ट है। सो पहले सीखेंगे दैट इज कैपेसिटर्स इन सीरीज। इफ वी कम कनेक्ट कैपेसिटर्स इन सीरीज व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अच्छा, कैपेसिटर्स का काम क्या आपको पता है। कैपेसिटर्स एनर्जी को क्या करते हैं, राइट, एनर्जी और चार्ज को स्टोर करते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाउ एक सपोज ये आपका पहला कैपेसिटर है, ये आपका दूसरा कैपेसिटर है और ये आपका थर्ड कैपेसिटर। सो टोटल मैंने 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप जानते हो, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होते हैं, तो 2 प्लेट पैरेलल होती है, उसमें से एक प्लेट को चार्ज दिया जाता है, दूसरे प्लेट पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। एक इनर साइड आता है, एक आउटर साइड है। इनर साइड अगर P1 प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया तो सेकेंड प्लेट के इनर साइड निगेटिव आएगा, आउटर साइड पॉजिटिव आएगा। बट वो आउटर साइड का जो पॉजिटिव है वो हमें नहीं चाहिए, बिकॉज हमें नेट पोटेंशियल डिफरेंस को हमें कम करना होता है सो दैट कैपेसिटेंस बढ़े। इसलिए आउटर चार्ज को हम लोग अर्थ के साथ कनेक्ट करके बैलेंस कर देते हैं, राइट। सो अब हमारे पास टोटल 3 कैपेसिटर है। सपोज ये पहला कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका कैपेसिटेंस C3 है। और जो कैपेसिटेंस C1 है उसको हमने पॉजिटिव प्लेट से, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, सेल की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, राइट। सो ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जैसे सेल की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर हमने क्या दिया, हमने पॉजिटिव चार्ज दिया किसको, प्लेट जो कैपेसिटर C1 है उसकी लेफ्ट प्लेट को हमने कौन सा चार्ज दिया, तो ऑफकोर्स इसकी राइट प्लेट को इनर साइड कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, बराबर है, ओके। सो आउटर साइड पॉजिटिव आएगा, बट आउटर साइड का पॉजिटिव ड्रॉ मत करो, उसका रीजन बताता हूं मैं। फिर अगर इधर निगेटिव आया तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव, इंडक्शन के कारण इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। सारे प्लेट के राइट साइड में कौन सा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, बट वो हमने अभी तक ड्रॉ नहीं किया। तो आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव मतलब ये जो राइट साइड ऑफ प्लेट है, राइट, उसको कनेक्ट करो अर्थ के साथ। इसका मतलब हर प्लेट का राइट साइड किसके साथ कनेक्टेड है, बोलो, अर्थ के साथ। सो देयरफॉर हर प्लेट का पॉजिटिव जो है वो अर्थ की नेगेटिव चार्जेस ने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। और ये आपका सेल है, ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट, ओके। अच्छा, इधर या सेल के 2 टर्मिनल के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि आपको पता है ना सेल का एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड नेगेटिव। एक मिनट, सेल को बीच में कनेक्ट करता हूं तो मुझे ऐसा थोड़ा उसको शो करने में थोड़ा इजी जाएगा। तो ये जो सेल के टर्मिनल है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V। इसका मतलब समझता है तुमको, इसका मतलब ये है, इस V पोटेंशियल का मतलब ये है। सो बेसिकली ये जो प्लेट है, लेफ्ट साइड प्लेट, तो लेफ्ट साइड का प्लेट पोटेंशियल कितना रहेगा, मान लो V, और ये पोटेंशियल कितना है, 0। तो अगर मैं दोनों पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो टोटल पोटेंशियल कितना है, V है, राइट। तो अगर आपको बोला गया तो सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे कितना है, V है। नहीं समझ में आ रहा है, ओके। सेटअप क्लियर है। कितने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 3। फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और ये थर्ड। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस, राइट। हमने इसको पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट करने के कारण इसको कौन सा चार्ज दिया, इंडक्शन के कारण पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव आने वाला है, वो कैसे हटाया, अर्थ के साथ कनेक्ट करके। अगर पॉजिटिव चार्ज को नहीं हटाएंगे राइट साइड के तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी कम नहीं बट ना सही बोला है मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा चाहिए, राइट, बिकॉज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो कैपेसिटेंस कम,
और हमें चाहिए दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए, सो दैट कैपेसिटेंस क्या हो, हाँ राइट। तो तुम प्लेट का पोटेंशियल के ऊपर देखो, किसका पोटेंशियल देखो, राइट। तो प्लेट का पोटेंशियल और प्लेट का कैपेसिटेंस देखो कैसे होते हैं आपस में, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा रहेगा। एनीवेज बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट। तो हमें अभी इधर का टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, बट उसके पहले कुछ कैलकुलेट करते हैं। मुझे एक बात बताओ, डिस्कस करते हैं बेसिकली। अब मुझे बताओ ये वाला साइड जो है वो कैसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये हाईयर मतलब ये जो हाई पोटेंशियल साइड से कनेक्टेड है, मतलब ये वाला जो साइड है पॉजिटिव साइड इज हाई पोटेंशियल साइड, तो इधर का पोटेंशियल काफी हाई है। और ये कनेक्टेड है ग्राउंड से, है ना, या निगेटिव से। सो ये वाला जो साइड है वो लो पोटेंशियल साइड, ये तो बिल्कुल ही जीरो है, इसका पोटेंशियल जीरो है, बट इसका पोटेंशियल निगेटिव है। तो बोलो निगेटिव क्यों, बिकॉज इधर चार्ज कौन सा है, या फिर ये कनेक्टेड किससे, सो ये वाला जो साइड है दिस साइड इज लो पोटेंशियल साइड बिकॉज इट इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल, और ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है इसलिए हाई पोटेंशियल साइड, राइट। अब आगे सुनना। तो इसका मतलब अगर मैं इस तरह नेमिंग कर दूं, सपोज मैं यहां पे बोलूं ए और इसको बोलूं बी, तो ए से बी पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, कि सेम है। फ्रॉम ए टू बी पोटेंशियल सेम रह रहा है, कांस्टेंट है, या फिर डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां से ए टू बी डिक्रीज हो रहा है। तो मान लो इधर 100 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, तो इधर उससे काफी कम रहेगा। तो मान लो इधर 20 वोल्ट है या -20 वोल्ट है, ठीक है। तुम्हारे कैलकुलेशन के लिए माइनस नहीं ले रहा हूं, मतलब लाइक तुम्हें इजीली बोलने के लिए +20 ले रहा हूं, बट माइनस होगा वो, ठीक है, बट मैंने 20 ले लिया प्लस, डिस्कस करने के लिए इजी जाए मुझे। तो अब मुझे बताओ इधर 100 है, तो अगर यहां से लेके वहां तक कम हो रहा है, तो 100 के बाद इधर कहीं पे 90 रहेगा, इधर कहीं पे 80 रहेगा, फिर 70 रहेगा, फिर 60 रहेगा, ऐसे करते करते कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, राइट। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक से सुनना। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट बना लिए, 1 2 और ये तीसरा, ठीक है। तो टोटल 3 सेक्शन हुए, ये हुआ पहला सेक्शन, ये हुआ दूसरा सेक्शन, और ये हुआ तीसरा सेक्शन। तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो ये 100 है और लेट्स से ये 70 है, तो ये 100 माइनस 70 कितना होगा, 30। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 30 हुआ, राइट। जरूरी है क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का भी हो, नहीं, ये 70 है ना, एज्यूम कर लो ये 50 है, राइट। तो 70 माइनस 50 कितना रहेगा, 20 रहेगा। मेरा पॉइंट इतना ही है, ये सेक्शन अलग है और ये सेक्शन या फिर ये 2 पॉइंट अलग है और ये 2 पॉइंट भी अलग है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 पॉइंट के बीच में होता है ना। तो इन दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है ऑफकोर्स। तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बोल देता हूँ V1, इधर के पोटेंशियल, इन 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बोलता हूँ V2, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3। हाँ, बट एक बात पक्की है कि अगर मैं तीनों पोटेंशियल को ऐड कर दूंगा तो टोटल कितना आएगा बोलो, V आएगा, राइट। क्योंकि अगर ये 100 है और ये 20 है, तो 100 माइनस 20 कितना होगा, 80। तो ये टोटल डिफरेंस 80 होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो अगर ये 30 आया, मे बी ये 30 है तो ये 20 रहेगा, या फिर ये 30 है और ये बचा हुआ मान लो 20 और 20 वटेवर, मतलब वो 80 कैलकुलेशन आपको बैठाना पड़ेगा, राइट। सो बेसिकली तुम ये बात समझो कि ये 2 पॉइंट अलग है, ये 2 पॉइंट अलग है, ये 2 पॉइंट अलग है, तो उनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग। बट तीनों के पोटेंशियल को मैं अगर ऐड कर दूं तो मेरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V। और वैसे भी एक बात बताओ, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा और यहाँ का कम किसने किया ऐसा, सेल ने। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस सेल ने क्रिएट किया है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट किया है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए। सो देयरफॉर V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को ऐड करूं तो
समझा कि नहीं समझा? क्या अभी भी नहीं समझा? ओके, तो तुम में से कोई बोलना चाहिए सर तो इसका मतलब सेट ऑफ पॉइंट सेम होते, राइट? मतलब आप मान लो, इधर आंदो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक पॉइंट है और उसके बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया है ना, और ये दो अलग पॉइंट है, उनके बीच में भी कैपेसिटर लगा दिया। तो मैंने बोला ये दो अलग पॉइंट है, ये दो अलग पॉइंट है, इसलिए इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, ठीक है? अगर इस लॉजिक को लेके चलूं तो अगर तुम में से किसी ने यही से एक वायर एक्सटेंड कर ली, यही से एक वायर एक्सटेंड कर ली और इधर एक और कैपेसिटर लगा दिया, तो अब मुझे बताओ ये दोनों कैपेसिटर सेम पॉइंट के बीच में है कि अलग अलग पॉइंट के बीच में? तो उनके अक्रॉस का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सिमिलरली यहां से एक वायर एक्सटेंड करूं, यहां से एक वायर एक्सटेंड करूं, अगेन ये तीनों कैपेसिटर सेम पॉइंट के बीच में है कि अलग अलग पॉइंट के बीच में? सो पोटेंशियल अक्रॉस देम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम शुड बी, बिकॉज इसका रीजन समझो, अभी ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है मान लो और ये नेगेटिव से, तो अब मुझे बताओ यहाँ का पोटेंशियल मान लो 100 वोल्ट है और इसका कितना है? 20 वोल्ट, लो है मान लो। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो तुम देखोगे शुरुआत में कितना है? 100, एंड में कितना है? 20, तो 100 माइनस 20 कितना हुआ? ये भी और ये भी। नहीं समझा? तो इस कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस क्या होता है, और ऐसे कनेक्शन में तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। अभी भी नहीं समझा? ओके, एनीवेज, सो आगे बढ़ते हैं अभी और इसको डिस्कशन करके खत्म कर लेते। कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, और अगर एक और चीज डिस्कस कर लो कि हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया था, याद है? कितना पॉजिटिव चार्ज दिया था? +Q, ठीक है? तो फिर जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमने दिया है उतना ही निगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा, अरे हाँ या नहीं? उस वैसे ही इधर भी पॉजिटिव चार्ज कितना रहेगा? +Q, उतना ही निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, +Q और -Q, राइट? क्लियर यहां तक? ओके, ये कुछ डाउट है अभी यहाँ पे? तो नाउ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q/V। तो पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मैंने लिया है C1, पोटेंशियल लिया है V1, बट चार्ज तो QV है। चार्ज दोनों प्लेट का नहीं देखते हैं, जिसको दिया है ये चार्ज गिवन होता है। चार्ज गिवन +Q है कि -Q है? -Q तो इंड्यूस्ड है, समझा कि नहीं समझा? तो यहां पे खाली जो चार्ज गिवन है वो लाया जाता है। ओके, उसके बाद सेकेंड कैपेसिटर, राइट, उसका कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल बट चार्ज गिवन कितना है? +Q। और तीसरा कैपेसिटर है ना, चार्ज गिवन इसको भी कितना है बोलो? +Q, पोटेंशियल डिफरेंस V3, कैपेसिटेंस C3। ये उठा के यहाँ पे वर्किंग फॉर्मूला में, अच्छा यहाँ से V1, V2 और V3 की वैल्यू निकाल लो, तो कितनी आएगी? V1 की वैल्यू, V1 इज इक्वल टू, ये C1 इधर जाएगा तो Q/C1, C2 इधर जाएगा, V2 इधर आएगा, तो V2 इज इक्वल टू Q/C2, और V3 इधर आ जाएगा, C3 को इधर भेज दो, Q/C3। इस तरीके से आपने V1, V2 और V3 तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो पुटअप कर दो तीनों की वैल्यू यहाँ पे, तो क्या आएगा? V इज इक्वल टू, V मतलब टोटल पोटेंशियल, हाँ चाहिए तो इधर नेट लिख देता हूँ, टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 के जगह पे कितना आएगा? Q/C1, Q/C2, Q/C3, ठीक है? सो तीनों में से Q कॉमन निकलेगा, अंदर आएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये क्या नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अब हम लोग पूरे सर्किट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है? तुम बोलोगे पूरे सर्किट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं मतलब, थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे बताओ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है Q/V, है कि नहीं? तो V को इधर लिया, C को इधर लिया, तो V इज इक्वल टू कितना आएगा? Q/C। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल नेट ले लू तो कैपेसिटेंस भी क्या आएगा, और चार्ज भी कौन सा आएगा? जो हमने दिया है नेट चार्ज। नेट चार्ज तो हमने क्या लिया है? +Q दिया है, समझे कि नहीं? आगे तो सब इंड्यूस वाले दिया हमने एक ही है, कौन सा? तो नेट चार्ज हमारा +Q है ना? नेट कैपेसिटेंस मान लो C नेट है, या CS कर दो क्योंकि सीरीज कनेक्शन है ना, बोलने के लिए इजी हो जाएगा CS। यहां तक क्लियर है क्या?
तो ये हुआ नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला। यहां तक समझा कि नहीं समझा? अच्छा, तो फिर प्लस क्यू और ये क्यू क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो फिर ये आएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरीके से आपके पास नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज निकालने के लिए फॉर्मूला आ गया। मैंने तुम्हें CS निकाल के नहीं दिया है, 1/CS आया है, राइट। तो आप C1 C2 C3 पुटअप करना, जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल लेना, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट कैपेसिटेंस ए ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। CS क्या है बोलो, वह क्या बोलेंगे हम लोग इसको, नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है यहां तक? ओके अच्छा, बट अगर यहीं पे इधर आने दो, स्पेशल केस इधर आने दो सब लोग। पहला स्पेशल केस, तो मान लो यहां पे अभी तो मैंने 3 ही कैपेसिटर कनेक्ट करे, अगर 3 से ज्यादा कैपेसिटर कनेक्ट होते तो इफ n capacitors of capacitance C1 C2 C3 dot Cn are connected in series, अगर n कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते, n मतलब 2 3 4 5 6, वैसे 3 से ज्यादा, बेसिकली 3 के लिए तो फॉर्मूला बना लिया। तो फॉर्मूला क्या आता, 1/CS 1/C1 1/C2 1/C3 1/C4, ऐसा चलता रहता 1/Cn, जब तक आखिरी वाला भी कैपेसिटर हम लोग इंक्लूड नहीं कर लेते। क्लियर है? तो ये होता कैलकुलेशन व्हेन देयर आर n कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3, डिफरेंट कैपेसिटेंस के n कैपेसिटर्स अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ये रहता आपका टोटल कैपेसिटेंस। क्लियर है यहां तक? ओके अब अभी इसी में और एक स्पेशल केस, इसी में सेम अगले स्लाइड पे लेता हूं। इफ द कैपेसिटेंस ऑफ n कैपेसिटर्स इज इक्वल, मतलब एज्यूम कर लो कि जितने भी कैपेसिटर्स आपने लिए उन सबका कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है। मतलब क्या, C1 इक्वल है C2 से, इक्वल है C3 से, इक्वल है C4 से, ऐसा करते करते ये इक्वल है किससे, Cn से। समझे कि नहीं? और सबका कैपेसिटेंस मान लो इक्वल है, तो फिर अलग अलग लेने की जरूरत ही क्या है, एक ही ले लो कि जस्ट C। ठीक है, तो फिर क्या होगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C डॉट 1/C। तो सबका डिनोमिनेटर कितना है, C, और ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 1 है ना। कितने 1 है ये, n टाइम्स 1 है। अगर 3 1 होते तो टोटल ऊपर 3 आता, 4 1 होते तो टोटल ऊपर 4 आता। कितने n है यहाँ पे, n टाइम्स ऑफ 1 है, तो आंसर टोटल कितना आएगा, n आएगा। अरे नहीं समझता, कितना सिंपल है, n डिवाइड बाई c। तो 1/CS इज इक्वल टू कितना है यहाँ, n/c। तो देखो यहां से CS भी निकल जाएगा, c/n। ठीक है, अगर आपने मान लो 5 माइक्रोफैराड के 5 कैपेसिटर्स, इधर आन दो, खाली लिखते जा रहे हो गधो। फॉर एग्जाम्पल कि 5 कैपेसिटर्स या 10 कैपेसिटर्स ऑफ 20 माइक्रोफैराड each are connected in series, then total capacitance कितना रहेगा, बराबर है। तो बोलो कितने कैपेसिटेंस है, 10, तो n हो गया 10, और हर एक का कैपेसिटेंस कितना है, 20 माइक्रोफैराड, तो C हो गया 20, हर एक का कैपेसिटेंस 20 है, और ऐसे n 10 कैपेसिटर्स है,
तो नेट कैपेसिटेंस कितना होता है बोलो? नेट कैपेसिटेंस होता है C अपॉन एन। तो कितना C कितना आएगा? 20 अपॉन एन कितना आएगा? 10। सो 10 टू ज़ा 20, तो आंसर कितना आएगा? 2 माइक्रोफैराड। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हुआ? तो टोटल कैपेसिटेंस कम हुआ कि बढ़ गया? अरे बोलो ना गधो, एक कैपेसिटर कितने माइक्रोफैराड का था? अभी टोटल बट सीरीज का कैपेसिटेंस कितना आया? हाँ, तो 20 माइक्रोफैराड के 10 कैपेसिटर्स कनेक्ट कर लिए थे, बट पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस कितना आया? 2 माइक्रोफैराड। तो नेट कैपेसिटेंस क्या हुआ? कम हुआ, रिड्यूस हुआ, है कि नहीं? तो इस तरीके से अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जहां पे भी ऐसा एप्लीकेशन है कि हमें नेट कैपेसिटेंस रिड्यूस चाहिए, राइट, तो वहां पे क्या करेंगे? तो तुम बोलोगे सर ऐसा कहां रहेगा कि वहां पे नेट कैपेसिटेंस कोई क्यू कम रखेगा? तो वो इसके लिए C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। तो Q को अगर आपने कांस्टेंट रखा, चार्ज को बाय डूइंग सम अरेंजमेंट, चार्ज को आपने क्या रखा और कैपेसिटेंस को क्या कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप लोग नेट कैपेसिटेंस क्या कर देते हो? कम कर देते हो। अरे भाई सारे सर्किट का जो यूज होता है वो सेम थोड़ी होता है। कोई सर्किट चार्ज स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, कोई सर्किट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। तो जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस बनाना इंक्रीज करना होगा, यू कैन जस्ट डिक्रीज द कैपेसिटेंस, राइट? तो उस टाइम पे ये काम में आता है। सो यहां पे साइड में नोट डाउन कर लो। कौन है? बोलो, कंसेप्ट में कुछ डाउट है? हाँ, बोलो, कंसेप्ट में कुछ डाउट है क्या? ओके, सो कितने कैपेसिटर्स है आपके पास? इधर तो 3 थे और कनेक्टेड किस में है ना? तो चाहिए तो इंट्रोडक्शन वाला ये लिख देता हूं। खड़ा रहे पीछे। So consider 3 capacitors, each of capacitance C1, C2 and C3 are connected in series across potential difference V. कुछ भी डाउट है? समझ में आया ये? ओके। ऐसा कनेक्शन कहाँ यूज होता है, समझ में आया ना? सेकेंड, नेक्स्ट है कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक है? सो अभी आपको करना क्या है, तो आपको कैपेसिटर्स को पैरेलल कनेक्शन करना है। तो मान लो ये पहला कैपेसिटर है, जिसका कैपेसिटेंस C1 है, ठीक है? सो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो 2 पॉइंट के अक्रॉस 3 कैपेसिटर्स मैंने कनेक्ट करे, राइट? एक का कैपेसिटर है C1, दूसरा है C2, तीसरा है C3। तीनों का जो कनेक्शन वायर है वो अलग अलग है कि सेम है? सेम है, कनेक्शन वायर सेम है। क्या गधे लोग है, ये कनेक्शन वायर और ये कनेक्शन वायर सेम है। सो ये कनेक्टिंग वायर, और ये कनेक्टिंग वायर, तीनों वायर डिफरेंट है। हाँ, ये
पॉइंट जो है, जिन दो पॉइंट के बीच में वो कनेक्टेड है वो पॉइंट सेम है, बट कनेक्टिंग वायर्स इनके अलग अलग है, इसलिए इस अरेंजमेंट को हम लोग पैरेलल बोलते हैं। कनेक्टिंग वायर अगर एक ही है, सेम ही है, तो उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। जैसे ये जो कनेक्टिंग वायर है, ये तीनों को, ये एक ही वायर थी, एक ही वायर में तीन कैपेसिटर्स कनेक्टेड थे, तो कनेक्टिंग वायर एक ही होता है तो सीरीज होता है, और कनेक्टिंग वायर अलग अलग होते हैं तो वो पैरेलल। अच्छा, उसके बाद अभी मैंने क्या किया, आगे चल के ये इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया एक सेल, है ना, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये, तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मान लो V, तो इसका मतलब A और B पॉइंट के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, बिकॉज A कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से और B कनेक्टेड है, तो जितना सेल के दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही A और B के बीच में भी क्या होता है। तो अब मुझे बताओ C1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, C2 के अक्रॉस, C3 के अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है कि अलग अलग है, बिकॉज वो कनेक्शन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल कनेक्शन में जो जो पॉइंट्स होते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट, वो तीनों के सेम होते हैं, सो देयरफॉर कनेक्टिंग वायर्स डिफरेंट होती है बट कनेक्टिंग वायर पॉइंट सेम होते हैं, इसलिए उनके अक्रॉस का पोटेंशियल भी क्या होता है। तुम्हें समझा ना मैंने, कि डाउट है इसमें तुम्हें, ठीक है। अच्छा, बट तुम बोलोगे फिर यहाँ पे सर अलग अलग क्या होगा फिर, राइट, तो अलग अलग क्या होगा, इधर सुन लो। आपको पता है कि अगर आपने सेल को ऑन कर दिया तो अभी यहां से पॉजिटिव से करंट निकलेगा और वो करंट यहां जाएगा और वो करंट इसके बाद स्प्लिट हो जाएगा, है ना, तो अगर आई करंट यहां मैं दे दूं, है ना, तो ये I1 इधर चला जाएगा, I1 करंट इधर, I2 करंट इधर, I3 करंट, तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो बेसिकली जब मैं बोलता हूं कि करंट जा रहा है मतलब कौन फ्लो हो रहा है, तो इधर चार्ज हो गया Q1, इधर हुआ Q2, इधर हुआ, मतलब इस कैपेसिटर को Q1 चार्ज मिलने वाला है, इसको Q2 चार्ज मिलने वाला है, और इसको, तो चार्ज गिवन हर कैपेसिटर का सेम है कि अलग अलग है, बिकॉज जो चार्ज है या जो करंट है वो क्या हो चुका है, इसके आगे स्प्लिट हो चुका है। तुम बोलोगे ऐसा नहीं पॉसिबल है क्या सर, कि इधर इधर 3 कूलम चार्ज गया, इधर भी 3 और इधर भी 3, तो एक स्पेशल केस में पॉसिबल है ऐसा, अरे या नहीं, सो ये पॉसिबल है, ठीक है। उसके लिए जो ऑपोजिशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, जिस तरफ रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उधर कम करंट जाता है, और जिधर रेजिस्टेंस कम होता है उधर करंट ज्यादा जाता है, ये तो हमने समझा है। बट अगर रेजिस्टेंस सेम रहेंगे तो तीनों ब्रांचेस में करंट भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बट वो एक स्पेशल केस हो गया ना, मैं तो जनरल केस डिस्कस कर रहा हूँ। सो देयरफॉर यहां से आगे करंट स्प्लिट हो गया, तो जो टोटल चार्ज यहाँ पे आया था या टोटल करंट आया था, बट करंट और चार्ज में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो जब मैं बोलता हूं कि करंट आया टोटल यहाँ पे, मतलब आप समझो चार्ज आया, और वो चार्ज क्यू इतना चार्ज आया, और वो क्यू फिर इसके आगे स्प्लिट हो गया, मान लो 10 कूलम चार्ज आया, और 10 में से 2 कूलम इधर चला गया, 5 कूलम इधर चला गया, और बचा हुआ 3 कूलम इधर चला गया, तो 2 + 5 + 3 कितना होगा, 10। इस तरीके से 10 आपका डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होगा, बोलो, टोटल चार्ज Q1 + Q2 + Q3, तीनों चार्ज को ऐड कर दूं तो आपको टोटल चार्ज कितना मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। कुछ डाउट है यहाँ पे? सो नेट चार्ज इन सर्किट इतना, ठीक है। अब नाउ, पर तीनों के अक्रॉस कैपेसिटेंस सेम है, सॉरी कैपेसिटेंस बोल रहा हूं, पोटेंशियल। अच्छा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C = Q/V। तो पहले कैपेसिटर का चार्ज कितना है, बोलो, Q1, पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, बट पोटेंशियल सेम है। पिछली बार पोटेंशियल अलग अलग था और चार्ज सेम था, इस बार चार्ज डिफरेंट है, पोटेंशियल सेम है। C = Q/V, तो चार्ज इस बार Q2, इसलिए कैपेसिटेंस C2, और कैपेसिटेंस Q/3, चार्ज Q3, तो कैपेसिटेंस C3। तो यहां से V को अगर इधर भेज दिया तो C1 × V = Q1, C2 × V = Q2, और C3 × V = Q3। सो Q1, Q2 और Q3 ये इनकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो। सो देयरफॉर नेट चार्ज इन द सर्किट आपके पास आएगा Q Q की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी है, C1V, Q2 की वैल्यू C2V, और ये C3V।
सो यहां से V कॉमन निकलेगा, अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, नेट चार्ज की वैल्यू पुटअप कर देते। तो नेट चार्ज के लिए सब कुछ ही नेट लेना पड़ेगा। तो अब मुझे आता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो अगर चार्ज को नेट लिया तो पोटेंशियल भी नेट मतलब टोटल, और कैपेसिटेंस भी नेट या टोटल। इस बार के टोटल कैपेसिटेंस का सिंबल Cp रखो, क्योंकि कनेक्शन ही कैसा है, पैरेलल है, राइट। तो तुम्हारा नेट कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना आएगा, Q नेट, टोटल चार्ज, है ना। सो ये नेट चार्ज है, ये भी नेट चार्ज है। तो Q नेट की वैल्यू कितनी हुई बोलो, Cp इंटू वी, और सामने V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो V और V क्या हो जाएगा, कैंसल, रहे नहीं। तुम में से कोई बोलेगा सर ने V ने टोटल पोटेंशियल की जगह पे V लिख दिया। अबे टोटल पोटेंशियल V तो है, ये जो V है वही तुम्हारा क्या है, नेट पोटेंशियल है, राइट, क्योंकि तीनों का अक्रॉस पोटेंशियल सेम ही था। तो यहां से क्या आएगा, यहां से बोलो Cp इज इक्वल टू कितना है बोलो, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो कैपेसिटर्स क्या हुआ, ऐड हो गया, है कि नहीं। इसका मतलब पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो जब भी आपको सर्किट का नेट कैपेसिटेंस बढ़ाना हो तो आपको कैपेसिटर्स कैसे कनेक्ट करने चाहिए, पैरेलल में कनेक्ट करने चाहिए, राइट। सो अब इसमें स्पेशल केसेस, पहला, इफ n कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 dot 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 Cn are connected in parallel, then total capacitance of circuit is, सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस कितना रहेगा, तो सो रहेगा Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn, ठीक है। अच्छा, सेकेंड केस, इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू डॉट 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 Cn, मान लो सबका कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, तो फिर अलग अलग सिंबल लेने की जरूरत, सबके लिए एक ही सिंबल यूज करो, क्या, C। तो नेट कैपेसिटेंस उस केस में कितना हो जाएगा, तो उस केस में नेट कैपेसिटेंस Cp इज इक्वल टू क्या आएगा, C प्लस C प्लस C प्लस डॉट 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 C। कितने C है, n टाइम्स है, तो इधर आंसर कितना आएगा बोलो, n इंटू C। तो Cp इज इक्वल टू कितना आएगा, n टाइम्स ऑफ C, है ना। तो अब मुझे बताओ 10 कैपेसिटर्स लिए, तो n की जगह पे कितना आया, 10, और हर एक का कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड। इधर देखो कितने कैपेसिटर्स लिए, 10 कैपेसिटर्स लिए, और हर एक का कैपेसिटेंस कितना है, 20 माइक्रोफैराड। तो फिर टोटल कैपेसिटेंस कितना हुआ, 10 इंटू 20 कितना हुआ, 200 माइक्रोफैराड। तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है। क्या बोलना है तुझे, सर आपने कब अर्थिंग नहीं करनी ड्रॉ करी, सर आपने नेगेटिव चार्ज ड्रॉ नहीं किया, ये सब बोलना है तेरे को। तो सारा काम मैं ही करूँ, तुम भी कर लो थोड़ा सा, इधर करो निगेटिव निगेटिव निगेटिव। अच्छा ठीक है, इधर इरेज करो, इधर निगेटिव ड्रॉ करो, फिर इसके आउटर साइड क्या आएगा, रखना है क्या हो, तो फिर इसको अर्थिंग करो। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें तुम समझो ना भाई, बच्चे हो क्या, 12th में आ गए, सर ने ड्रॉ नहीं किया मतलब अर्थिंग नहीं रहेगा।
मैं बोलता हूँ आज से 4 दिन खाना मत खाओ। थोड़ा लॉजिक लगाने का। पॉजिटिव चार्ज को देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आया तो बनता ही तब है जब तू आउटर प्लेट का चार्ज क्या करे, बैलेंस करे, है ना, P2 का आउटर साइड का चार्ज बैलेंस करे। उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं बोलूं या ना बोलूं, वहां पे अर्थिंग है ही, करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसका कैपेसिटेंस कम रहेगा। बोलो तब तुम्हें पैरेलल प्लेट का मतलब सॉरी कैपेसिटेंस इन पैरेलल का कनेक्शन समझ में आया आपको? ओके, तो पैरेलल कनेक्शन कब यूज करते हैं, जब आपको नेट कैपेसिटेंस को क्या करना हो। तो अगर नेट कैपेसिटेंस बढ़ाना है, राइट, तो फिर चार्ज या पोटेंशियल में से कोई एक को वेरी करना पड़ेगा, बिकॉज 3 क्वांटिटीज है ना आपके पास यहाँ। ओके, सो एक क्वेश्चन है, हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो आप लोग आपके एग्जाम में, कैपेसिटर से रिलेटेड अगर उनको न्यूमेरिकल पूछना होगा तो ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे टोटल कैपेसिटर्स गिन लो कितने हैं। ये पहला कैपेसिटर C1, सेकेंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2, फिर ये C3 कैपेसिटर, C4 और C5 एंड वन मोर C। टोटल 6 कैपेसिटर्स है। हर एक का कैपेसिटेंस हमें दिया हुआ है, माइक्रोफैराड में है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज इन माइक्रोफैराड। और हमें क्या करना है, हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो C है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। C टोटल कैपेसिटेंस नहीं है, C एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, डायग्राम में दिखता है क्या? सो C एक कैपेसिटर का क्या है, कैपेसिटेंस है, समझा कि नहीं? उसका नाम C हो गया इसलिए वो टोटल नहीं हुआ। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में तुमको बस इतना समझ में आना चाहिए कि विच कैपेसिटर्स, मतलब बेसिकली तुम्हें कनेक्शन समझ में आना चाहिए, तुम्हें कौन से कैपेसिटर सीरीज में है, कौन से कैपेसिटर पैरेलल में है, कॉम्बिनेशन कैसा है, ये समझ में आना चाहिए। तो मैंने तुमको एक बेसिक बात बताई थी, तो कनेक्टिंग वायर डिफरेंट है, कनेक्टिंग वायर तो वो पैरेलल कनेक्शन होता है, और कनेक्टिंग वायर तो वो सीरीज कनेक्शन होता है, बराबर है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, सो ये A है और ये पॉइंट B है। वन मोर पॉइंट इज हियर जो तुमने नोटिस नहीं किया, वो है ये वाला पॉइंट। इसको कुछ भी बोल दो, लेट्स से P डैश बोल दिया, उन्होंने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं, अरे है कि नहीं? तो टोटल मेरे पास 3 पॉइंट हो गए, A, P डैश और B, बराबर है। तो अगर मैं देखूं C1 और C2 एक ही वायर में कनेक्टेड है, वो वायर है P डैश B, P डैश B। फिर उसके बाद जो इसको अगर मैं देखूं तो
यहां पे दो और पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। ये देखो, यहां पे एक है, यहां पे एक है। इलेक्ट्रिसिटी में मैं इन पॉइंट्स को जंक्शंस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? जंक्शंस। तो देखो यहां पे, बट फिलहाल पॉइंट बोल दो। तो अगर यहां पे भी दो और पॉइंट क्रिएटेड है, तो इस देखो, ये कनेक्टिंग वायर अलग है, ये कनेक्टिंग वायर अलग है, तो इन दोनों की कनेक्टिंग वायर अलग है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। तो इनका एक कैपेसिटेंस आ जाएगा, इन दोनों का मिला के। हाँ, तो फिर ये एक कैपेसिटर बनेगा, तो वो कैपेसिटर और ये कैपेसिटर फिर एक ही वायर में आ जाएंगे, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे? मतलब इनका नेट और इसका ये आपस में क्या रहेंगे? तुम इसको दो क्यों देख रहे हो? इसको एक ही देखो, क्योंकि फिर ये अभी सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज दोनों आपस में कैसे है? तो मैं पैरेलल वाला लॉजिक लगा दूंगा और इनका नेट कैपेसिटेंस निकाल लूंगा। तुम बोलोगे पैरेलल वाला लॉजिक क्या है? अरे ना, ऐड हो जाएंगे। ये 5, ये कितना है? 4, ये कितना है? तो 4 + 4 कितना होगा? तो इसका 8 हो जाए, इसका कैपेसिटेंस 8 हो जाएगा। समझा कि नहीं? तो ये 8 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर बनेगा, बट वो एक कैपेसिटर अभी इसके साथ कैसा कनेक्टेड रहेगा? बिकॉज इनका फिर वायर एक ही बनेगा। नहीं समझा? फिर वो 8 और ये 1 आपस में कैसे रहेंगे? सीरीज में। तो फिर 1/CS, 1/8 + 1/1, इस लॉजिक से इन दोनों का कैपेसिटेंस निकाल लूंगा। तो ये हो गया, ये वाला ब्रांच सॉल्व हो गया। फिर ये वाला ब्रांच अलग है ना, तो इस ब्रांच के साथ ये वाला ब्रांच कैसा है? पैरेलल की सीरीज। ये वाले ब्रांच के साथ ये वाला ब्रांच क्या है? गद्दों में अलग ब्रांच बोल रहा हूं, मतलब वो पैरेलल में रहेंगे। नहीं समझता क्या? कनेक्शन वायर, कनेक्टिंग वायर डिफरेंट है, तो वो किस में रहेंगे? सो ये वाला ब्रांच अलग है, ये वाला ब्रांच अलग है, तो ये किस में है? When I say branch, that I mean to say wire. So ये कनेक्टिंग वायर अलग है, ये कनेक्टिंग वायर अलग है, तो इधर के टोटल कैपेसिटेंस इसकी टोटल के साथ क्या रहेगा? पैरेलल में रहेगा। तो जब मैं इन दोनों को पैरेलल वाला लॉजिक लगा के सॉल्व करूंगा, तो ये सब मिला के एक ही आएगा। ये सब मिला के फिर वो एक इसके साथ कनेक्टेड है, तो फिर उन दोनों का वायर तो एक ही होगा, तो फिर वो क्या रहेगा? सीरीज में। और इस तरीके से आपको टोटल कैपेसिटेंस मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो शुरुआत करते छोटे से। बोलो कहां से? बोलो इन दोनों का। ये देखो क्या लिखूंगा मैं? C4 and C5 are in parallel, are in parallel। तो therefore इधर ध्यान दो गधो, therefore उन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस कितना रहेगा? तो उन दोनों के कैपेसिटेंस को मैं बोल देता हूं सपोज C', ठीक है? तो वो कितना रहेगा? या CP बोल देते, CP, और ये पहला है इसलिए CP1 मान लो। तो बोलो क्या आएगा तुम्हारा? पैरेलल में तो सीधे सीधे ऐड होते ना, 4 + 4 है ना, वैल्यू 4 + 4 कितना हुआ? 8 माइक्रोफैराड। अरे अब ये जो 8 माइक्रोफैराड, ये एक अकेला जो 8 आया, अब ये इसको भूल जाओ, अभी ये 2 एक है। अब वो एक किसके साथ कनेक्टेड है? C3 के साथ। समझा कि नहीं? तो वो अकेला एक इसके साथ कैसा रहेगा कि नहीं रहेगा? इमेजिन नहीं कर पा रहे हो? सो बोलो नाउ अगला स्टेप। नाउ CP1 is in series with C3, बराबर है? तो उनका टोटल कितना रहेगा? तो उनके टोटल को मैं CS1 बोल देता हूं, इनके टोटल को क्या बोल रहा हूं मैं? CS1। ठीक है? कितना आएगा वो? तो वो आएगा, एक मिनट, ऐसा थोड़ी निकलेगा, वो सीरीज है ना वो, तो 1/CS1 ऐसे निकलेगा। तो 1/8, ये 8 है ना, और वो कितना है? 1/1, तो वो रहेगा 1/8 + 1। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8 अपॉन 8, तो कितना आएगा? 9/8। अरे नहीं समझा? लिखो फटाफट, अब लिखो। और फिर इसको, अब इसको अगर मैं रेसिप्रोकल लूं, 8/9 माइक्रोफैराड। हो गया? अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें डायग्राम देखना है अभी कैसा आया है, लाइक अगर तुमको सिंप्लीफाई चाहिए डायग्राम, तो ये देखो इन दोनों का एक ही हो गया, तो फिर ये बी वाला कनेक्शन मान लो।
अब इसमें इन दोनों का एक ही, तो ये दोनों का मिला के कितना लिया था हमने, CP1 लिया था ना, सो वो होगा CP1 और उसके आगे C3 ऐसा। तो ये किस में है बोलो, सीरीज में। समझा कि नहीं समझा, इतना सिंपल। हाँ आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब बोलो, इन दोनों का सॉल्व हो गया ये ब्रांच। अब बात करते C1 और तो C1 C2 आपस में कैसे है, C1 C2 सीरीज में। एलसीएम निकालो, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 12/32, 4 3 4 8, 3/8 बराबर है। और फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो CS2 निकल के आ जाएगा 8/3 माइक्रोफैराड बराबर है। तो अब मुझे बताओ ये दोनों का मिला के कितना हुआ, जल्दी इधर इधर इधर, ये दोनों का मिला के कौन हो गया, CS2 ना, उसका नेमिंग। अच्छा इन दोनों का मिला के कौन हुआ, CP1। और फिर ये दोनों सीरीज में थे, ये दोनों किस में थे, तो वो मिला के कितने हुए, CS1 है ना। अब बताओ ये CS1 और ये CS2 ये सेम ब्रांच है कि अलग अलग ब्रांच है, ये अलग वायर है ये, तो वो किस में रहेंगे, तो पैरेलल में तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, तो उनका नेट कितना आएगा, CP3 बोल देता हूं है ना, दोनों का टोटल वो आएगा 8/9 प्लस 8/3। ठीक है, एलसी बेस सेम कर दो फटाफट हो जाएगा। तो ऊपर 3 नीचे भी 3, तो दोनों का डिनोमिनेटर 9 हो गया। 8 3 जा 24, 24 प्लस 8 32, कट नहीं होगा ना, तो माइक्रोफैराड। अब ध्यान दो इधर, अब इन दोनों का टोटल ले लिया हमने, तो इन दोनों का टोटल मिला के कितना आया, CP3। समझे कि नहीं, ये दोनों सॉल्व हो गए। अब ये दोनों मिला के एक ही हुआ ना, तो वो एक इसके साथ कैसा है, सीरीज में। तो CP3 और C किस में है, सीरीज में है। ठीक है, क्वेश्चन में नेट कैपेसिटेंस वगैरह कुछ तो दिया रहेगा, बिकॉज फिर अननोन हो जाएगा ना। एक रुको, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन बाद में रीड करोगे आप लोग तो आपको बोला है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस कितना है, 1। ठीक है, तो कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B है 1 माइक्रोफैराड, स्टार्टिंग से गिवन था। टोटल इक्विवेलेंट मतलब टोटल, A और B का टोटल। तो देयरफॉर बोलो अभी यहां पे, तो अभी 1/CAB, 1/CAB मतलब A और B के बीच का कैपेसिटेंस है ना। तो उसके लिए ये पूरा और ये किसमें, सीरीज में, तो वो रहेगा 1/CP3 प्लस 1/C। अच्छा 1/CAB तो उन्होंने दिया है कितना, 1। CP3 हमने निकाल लिया 1/32/9 और ये 1/C। सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान दो इधर, 1/1 कितना आएगा, 1। ये 32/9 उल्टा होके 9/32 प्लस ये 1/C वैसे रहेगा। तो 9/32 को लेफ्ट में लेके आओ, 1 माइनस 9/32 इज इक्वल टू 1/C। अभी एलसीएम निकालो, 32 इंटू 1 32 माइनस 9/32, 32 माइनस 9 कितना हुआ, 23 और नीचे 32, सामने 1/C। तो C कितना आएगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना, 32/23 माइक्रोफैराड।
ये 32/23 होगा। नहीं समझा कि बाउंसर गया गधो, इतना सिंपल है। ठीक है, चलो एक तुम लोग फाइंड आउट करो। फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इस बार टोटल निकालना है। दो मिनट का टाइम, हाँ ज्यादा नहीं, जल्दी करना। हो गया? इतना टाइम काफी था। कितने लोग आया? बाकी लोगों को समझ में नहीं आया लगता। इससे इजी क्या हो सकता था? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये ए टू बी अलग वायर है, ये टू बी अलग वायर है। मतलब ये पूरा, इस पूरे के साथ क्या रहेगा? पैरेलल में रहेगा। सीरीज कौन बोल रहा है भाई? तेरे घर पे सीरीज लेके जा, मर उधर। ये अलग कनेक्शन वायर है, ये अलग कनेक्शन वायर है, उसको सीरीज कैसे बोल सकता है कोई गधा? सो अभी एक एक शुरू कर लेते हैं। सपोज मान लो इस वायर को मैं देखूं, तो इस वायर को देखूं तो मुझे एक बॉक्स दिख रहा है। पहले इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। अरे है नहीं? तो इन दोनों का टोटल मिला के कितना होगा? 2 माइक्रोफैराड। एक ही होगा, 1 + 1 पैरेलल में है दोनों, तो ये हुआ 2 माइक्रोफैराड। अब ये 2 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड और ये 1 माइक्रोफैराड, अभी ये एक ही ब्रांच में आए। अरे आए नहीं? तो इस ब्रांच का टोटल कितना होगा? तो इस ब्रांच का टोटल होगा ये वाले ब्रांच का, तो वो रहेगा 1/CS इज इक्वल टू 1/1 + 1/1 + 1/, और ये कितना 2 आया ना, तो 1/2, क्योंकि ये तीनों सीरीज में। सो ये होगा 1/CS इज इक्वल टू 1 + 1 + 1/2, विच इज 2 +
which is 2 plus 1 upon 2, which is 2 to the 4, 4 plus 1 5, 5 by 2. तो इस पूरी ब्रांच का कितना हुआ 5 by 2, तो 1 upon CS हुआ वो 5 by 2, तो इसको CS इज इक्वल टू कितना है बोलो 2 by 5, तो इस ब्रांच का टोटल कैपेसिटेंस हो गया 2 by 5, नॉट द 5 by 2 बट इट इज 2 by 5. समझा क्या? अब बात करते हैं इन दोनों सॉरी इस ब्रांच की, ये नीचे वाले ब्रांच की, तो ये दोनों किसमें है? हाँ सो ये दोनों भी किसमें है? सीरीज में. तो फिर उनका भी कैसे निकलेगा बोलो 1 upon CS2, दूसरा कनेक्शन अभी बोलो 1 upon 1 प्लस 1 upon 1, कितना 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, तो फिर CS2 कितना हुआ इसका उल्टा CS2 हो गया 1 upon 2. तो बोलो इस ब्रांच का कितना आया टोटल 2 by 5, इस ब्रांच का टोटल कितना आया 1 by 2, और दोनों ब्रांचेस आपस में कैसे पैरेलल है, तो उनका टोटल कितना आएगा, तो CP इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो CS1 प्लस CS2, तो ये कितना हुआ 2 by 5 और ये 1 by 2, क्योंकि पैरेलल में सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं. कितना है ये 2 by 5 और ये कितना है 1 by 2. तुम लोग कैसे 3 है? हाँ तो 2 by 5 होगा ना, 5 by 2 कैसे होगा, चेक करो जरा देखो. हाँ सो 2 into 2 4, 5 1 जा 5 5 और 5 2 जा 10, तो आंसर आया 9 by 10. तुम लोग गधे हो गया, कैसे 3 कैसे निकला, मुझे 3 समझाओ जरा. ये दोनों पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल है, दोनों का ऐड हो गया 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, फिर ये तीनों किस में हो गए सीरीज में, तो फिर तीनों को क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल में ऐड करना पड़ेगा. 1 upon 1 प्लस 1 upon 1 प्लस 1 upon 2, 1 upon में होता है ना सीरीज गधो, है कि नहीं, और ये आएगा 1 upon CS1, उनका सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज डायरेक्टली जुड़ी आता है, वो भी तो 1 upon CS1 में होता है. फिर टोटल मिला कितना है 5 by 2, बट 5 by 2 का टोटल किसका था 1 upon CS1 का था कि CS1 का था 1 upon CS1, तो इन तीनों का मिला के कितना हो जाएगा 2 by 5 और इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 1 by 1 प्लस 1 by 1, तो 2 आया तो वो 1 upon CS2 हो गया, तो उन दोनों का टोटल हो गया उसका उल्टा 1 upon 2, और वो अभी ये ब्रांच पूरा और ये ब्रांच पूरा कैसे पैरेलल में, तो वो किस में पैरेलल में तो सीधे से ऐड होते हैं, तो 9 by 10 आंसर किसका आया 9 by 10. हाँ बाकी सब अपना अक्ल भेज दो गधे लोग. So next point, that is capacitance of parallel plate capacitor without dielectric medium between them. तो आपको क्या निकालना है, तो once again आपको कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है, और दो प्लेट के बीच में कोई भी मीडियम या मतलब कोई भी मटेरियल आपको वहां पे रखना नहीं है, राइट. तो ध्यान देते रहना अब यहाँ पे. तो मान लो इधर ही कर लेता हूं मैं. तो सपोज दो प्लेट ले रहा हूं मैं, ये हुआ प्लेट P1, ये हुआ प्लेट P2. हमेशा की तरह प्लेट P1 को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, राइट. इंडक्शन के कारण प्लेट P2 के इनर साइड कौन सा चार्ज आया और आउटर साइड, बट उसको बैलेंस करने के लिए अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे. ये हो गया आउटर चार्ज बैलेंस, आउटर पॉजिटिव चार्ज. अब ये अच्छा कैपेसिटर बन गया, राइट. हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है, व्हाट इज द टोटल
कैपेसिटेंस। अच्छा, इन दोनों प्लेट के बीच में क्या है? कुछ नहीं, स्पेस है, वैक्यूम है कि नहीं? और ये दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है मान लो वो गिवन है हमें d, ठीक है? ए भी गिवन है, ए इस प्लेट का एरिया है। प्लेट बेसिकली ऐसी है बट रखी ऐसी है, इसलिए तुम्हें वो एक लाइन जैसे दिखती है वो, बट ऐसा है ना वो प्लेट। सो ए है एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है? ठीक। दो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, हर एक प्लेट का एरिया ए है, ठीक है? हमें ये पता है कि लेट प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू प्लेट P1 and minus Q charge is induced inner side of P2 and plus Q charge is induced on outer side of plate P2 plus Q charge on outer side of P2 is balanced by connecting it with earth, या अर्थिंग लिखा तो भी चलेगा, ठीक है? ये तो इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट हो गया हमारे। चलो अभी वर्किंग इधर ध्यान दो, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो अभी यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। दोनों प्लेट का लेंथ वगैरह सेम दिखाना ये, क्योंकि एरिया दोनों का सेम। अब कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाली यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है? चार्ज की। चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके पास एक प्रॉपर्टी हो है इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से ओरिजिनेट होती, शुरू होती, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां होगी, आपको यहां होगी, ठीक है? अच्छा, वो लाइंस यही तक होगी क्या? बिल्कुल नहीं, वो आगे भी बढ़ेगी। कोई बोलेगा सर ऐसा थोड़ी होता है, आपने तो बोला था वो निगेटिव चार्ज पे एंड होती है। भाई निगेटिव चार्ज पे एंड होने वाली लाइन निगेटिव चार्ज की होती है, नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हें समझ आ रहा है क्या? जो लाइंस निगेटिव चार्ज पे क्या होती है? एंड होती है, वो किसकी होती है? निगेटिव चार्ज की लाइंस निगेटिव चार्ज पे एंड होती है, बट पॉजिटिव चार्ज की लाइंस तो वहां पे स्प्रेड हो सकती है, राइट? सिमिलरली अच्छा, पॉजिटिव चार्ज की लाइंस तो इधर भी होगी। आपको इतना डिटेल वाला डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, तुम ध्यान देते रहो, पेशेंस रखो, इधर कॉन्सेंट्रेट करो। ये तो हुई किसकी लाइंस बोलो? ये जो सैफ्रॉन कलर में मैंने लाइट दिखाई है कि लाइंस दिखाई है, किसकी है? पॉजिटिव चार्ज की। व्हाट अबाउट नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज की लाइन वहां पे मतलब दूर से आके वहां पे एंड होती है, राइट? मतलब उसके अराउंड भी लाइंस होती है, तो ये नेगेटिव चार्ज की लाइन नेगेटिव चार्ज पे क्या होगी? एंड। तुम बोलोगे नेगेटिव चार्ज इधर का है, अरे उधर तो है ना, तो उसके पास जाएगा ना। सो ये देखो नेगेटिव चार्ज की लाइन इधर भी होगी ऐसी, ठीक है? अच्छा, अगर ये लाइन इधर से आते हुए दिख रही है मतलब वो इधर से आ रही होगी, कहां पे एंड होने के लिए जा रही है? तो पिंक कलर की लाइन नेगेटिव चार्ज की है, सैफ्रॉन कलर की लाइन, राइट?
अच्छा, दूसरी चीज, आपने गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ा है, तीसरा, थर्ड एप्लीकेशन। तो एक इनफाइनाइट मेटल प्लेट था, याद है आपको, मेटल शीट। उस मेटल शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? हाँ, मेटल शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा था चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना? तो सिग्मा जो था वो चार्ज पर यूनिट एरिया था, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब आगे सुनना। सो अब मुझे बताओ, इसके पास कौन सा चार्ज दिया हमने? प्लस क्यू। इसके पास कौन सा चार्ज है? तो दोनों का चार्ज इक्वल है वैल्यू में, बट नेचर में अपोजिट है। ये क्या है? पॉजिटिव और ये। तो अगर दोनों का चार्ज इक्वल है तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किसके ऊपर? अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, देख फॉर्मूला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, है ना? तो 2 और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होते हैं, बचा कौन? सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन, दोनों का एरिया क्या है? दोनों का चार्ज भी, तो फिर सिग्मा दोनों का, तो सिग्मा दोनों का सेम, तो 2 एप्सिलॉन नॉट भी दोनों का। नहीं समझा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो दोनों प्लेट की सेम ही, के अलग अलग है? सेम है। समझा कि नहीं? बस एक ही फर्क है, यहां पे उन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपोजिट है, निगेटिव की इधर है और पॉजिटिव की, तो फिर यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाली है। नेट कितनी होने वाली है? क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं? कौन दोनों? निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और एक दूसरे को। यहां पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है? 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे कैसे है? बट अंदर 0 होने वाली क्यों होगी? समझा कि नहीं? क्योंकि अंदर दोनों का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहे हैं और निगेटिव पे एंड हो रहे हैं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की ऐड होने वाली है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अंदर 0 नहीं है, अंदर है, बाहर 0 है, बाहर 0 है, राइट? इसलिए आपके बुक में आप देखोगे कि इधर कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है, इधर कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, बस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई गई है। क्लियर है कि बाउंसर है? ओके। ये क्या लिखा है मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन आउटर साइड ऑफ प्लेट सी इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट? माइनस क्यों किया है? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, इसलिए माइनस किया है। अरे समझा कि नहीं? इधर भी आउटर साइड वैसा ही है। अंदर कितनी है? तो अंदर 0 होगी कि अंदर ऐड होगी? लाइन सेम है, लाइन सेम डायरेक्शन में। तो पहले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कहां से? गॉस लॉ के थर्ड एप्लीकेशन से। मेटल शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये तो हुआ मेटल प्लेट 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड। मेटल प्लेट 2 का कितना रहेगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में कि अलग डायरेक्शन? तो ऐड होगा। सो ये होगा ट्वाइस ऑफ सिग्मा बेसिकली। एक मिनट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे आएगा, एक ही डिनोमिनेटर लेंगे, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां पे बोलो, दो प्लेट के बीच में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इनर साइड या बिटवीन टू प्लेट्स, बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, आगे बढ़ा सकते हो उसको थोड़ा सा, कैसे, कितना आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आया। तो आपको पता है सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, आपको याद है ना, क्यू इज इक्वल क्यू अपॉन ए मतलब सिग्मा, याद करो आप लोग। तो सिग्मा के जगह पे क्यू अपॉन ए, नीचे पहले से कौन है, एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है दो प्लेट के बीच में। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ पे कि बाउंसर है? अरे समझाएगी नहीं गधो। उसके बाद आगे, अब आपको पता है कि एक रिलेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और दो प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट करता है। इधर आंदो, मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ मुझे बताओ, इस प्लेट पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। इस प्लेट पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है? तो पोटेंशियल डिफरेंस है, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो? वी नो E इज इक्वल टू dV बाई dx। रुको, लिखना मत। dV का मतलब होता है स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, dx का मतलब होता है स्मॉल डिस्टेंस। बट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल थोड़ी है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो स्मॉल नहीं है। तुम बोलोगे हमें नहीं पता कि आपका पोटेंशियल, आप क्या बोल रहे हो, बताओ। ये डिस्टेंस उन्होंने dV मतलब ये डिस्टेंस dd दिया है क्या? तुम बोले dd क्या होता है? d मतलब स्मॉल, और ये आगे का d मतलब डिस्टेंस, स्मॉल। तो ये dd दिया है कि खाली d दिया है? लार्ज डिस्टेंस है। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। नहीं समझता है? एक बात बताओ, इधर पोटेंशियल है 100 वोल्ट और इधर है 20 वोल्ट। तो 100 और 20 में कितना डिफरेंस है, 80। बट इधर 100 है तो इसके नजदीक कहीं पे 80 रहेगा। तो 100 और 80 में कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो डिस्टेंस कम, पोटेंशियल डिफरेंस कम। डिस्टेंस ज्यादा, बट ये डिस्टेंस आपको स्मॉल थोड़ी दी है, ज्यादा दी है। तो डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो फिर आपके जो ये होना चाहिए, मतलब आप लोग जो यूज करोगे, राइट, ये अच्छा इधर माइनस होता था, याद है ना। तो मैं इधर dV नहीं यूज करूंगा, अभी स्मॉल नहीं यूज करूंगा, बिकॉज वो लार्ज है। तो अभी मैं ऐसे करूंगा कि बोलो डिस्टेंस लार्ज है कि स्मॉल है? तो फिर मैं ये dx को हटा के जस्ट बड़ा वाला डिस्टेंस लूंगा, मतलब d लूंगा। x भी ले सकते थे, बट क्वेश्चन हमारे डेरिवेशन में डिस्टेंस को x नहीं लिया, क्या लिया है? और अगर डिस्टेंस बड़ा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी। सो देयरफॉर ये होगा तुम्हारा कितना होगा, ये फिर वो dV होगा कि v होगा? फिर वो माइनस लेने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो स्मॉल के लिए ही था बस। सो E इज इक्वल टू कितना है बोलो, v अपॉन d। अब E की वैल्यू है, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, और जो अभी अभी आया है आपको इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लो, तुम बोलोगे क्या होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो 1 का राइट हैंड साइड था Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इसका है V अपॉन डी, है ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग V को, ये दिखा देखो, V इधर न्यूमरेटर में इधर आया तो Q अपॉन V हो जाएगा, और ए एप्सिलॉन नॉट इधर नीचे उधर गया है तो ऊपर न्यूमरेटर में नहीं होगा। अरे ए एप्सिलॉन नॉट को उधर भेजा, V इधर ले लिया। तुम बोलोगे ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए क्यों किया क्योंकि इधर चार्ज अपन क्या आया, पोटेंशियल। चार्ज अपन पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटेंस, इसलिए ऐसा किया। सो ये आया आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। सो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, बीच में कोई मटेरियल लिया था क्या? नहीं। विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स। अच्छा, यहां से क्या दिख रहा है हमें? यहां से दिख रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। मतलब अगर आपको ज्यादा
कैपेसिटेंस का कैपेसिटर चाहिए तो प्लेट का एरिया क्या रखो, ज्यादा रखो, ऑब्वियस है वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। और एक चीज, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस कम रखो, बिकॉज ये कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझे कि नहीं। सो ये भूलना नहीं भाई, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। एमसीक्यू के लिए याद रखो ये। तो दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस कम कर दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और प्लेट का एरिया बढ़ाया तो भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ये एमसीक्यू के लिए याद रखना, या 1 मार्क क्वेश्चन के लिए याद रखना। सो ए आपको पता है ये एरिया ऑफ प्लेट्स है और डी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस मत करो। कुछ डाउट है? डेरिवेशन बाउंसर गया, वापस बोलो। आउटर साइड पे फील्ड कितनी आई, इनर साइड फील्ड कितनी आई, नॉन जीरो। बट क्यों आई तुम्हें समझा? बिकॉज लाइंस का डायरेक्शन क्या था, सेम था, इसलिए लाइंस ऐड हो गई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो गई। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार आ गई तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन लिख दिया और दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास Q अपॉन V ये रेशियो आ गया, मतलब कैपेसिटेंस आ गया। कुछ डाउट है अभी यहाँ पे? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, जो पिछला क्वेश्चन था मोस्टली 2 मार्क के लिए आएगा, 2 या 3, और ये वाला जो क्वेश्चन था वो 3 या फिर 4 मार्क। बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये भी और पिछला वाला भी। डिपेंड करता है, अगर उनको पेपर को बैलेंस करने के लिए 4 मार्क का क्वेश्चन चाहिए तो ये डाल देंगे, 3 मार्क का चाहिए तो वो डालेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। अब इस बार दो प्लेट के बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने वाले और देखेंगे कि जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, मतलब चेंज क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट। ओके, तो वंस अगेन ये प्लेट P1, ये प्लेट P2, इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे अपीयर हो गया, इंड्यूस हो गया, आउटर साइड को बैलेंस कर दिया, अर्थ के साथ कनेक्ट करके बैलेंस कर दिया ये वाला चार्ज को, ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। अच्छा, हाँ इधर आन दो, क्या स्टेटमेंट दिया है मैंने, वही नो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स ऑफ एरिया H एंड डिस्टेंस D, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस D रहेगा। तो अगर ये सिचुएशन है और विदाउट डाइलेक्ट्रिक, डिस्टेंस D बिटवीन देम एंड विदाउट, अबे तुम लोग सुनते रहे भाई गधो, है कि इधर रखा है कुछ। फिर अगर विथ मान लो विथ आएगा भी तो फिर बगैर सिखाए हुए लिख दूंगा, वही नो। घर से जब निकलते हो ना अलार्म लगने का, और अलार्म में ऐसा फ्लैश करने का कि भाई कॉमन सेंस जो है वो लेके जाना नहीं भूलने का है ना, ये भी नहीं समझा होगा। हाँ, तो अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, उसके दो प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा, प्लेट का एरिया A है, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है, तो ऐसे सिचुएशन में विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है
तो उसका कैपेसिटेंस जस्ट नाउ फाइंड आउट किया, वो कितना आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, राइट। तो ये वाला कैपेसिटेंस कब होता है, जब प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक है या नहीं है। तो फिर इसका सिंबल सी नॉट रखो फिलहाल के लिए, इस डेरिवेशन के लिए, सो दैट आप आइडेंटिफाई करो कि सी नॉट जो है वो उस इस वाले के लिए, पीछे वाले को मत करना कुछ। तो सी नॉट इज इक्वल टू कितना है, ए अपॉन डी, ठीक है, कुछ डाउट है यहां तक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बट अभी तक हमने कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक का कुछ नहीं किया, अब क्या करेंगे। तो ये तो कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, अब मुझे क्या चाहिए, ऐसा कैपेसिटर जिसके प्लेट के बीच में, तो अभी ले रहा हूं। अब वाले स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान दो। लेट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का टुकड़ा, अच्छा उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कांस्टेंट कितना है बोलो, के, क्योंकि हर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होता है, इसलिए तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो के की वैल्यू हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए अलग है। सो हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया, टुकड़ा लिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और जो उसकी थिकनेस है वो टी है। टी इतने थिकनेस का आपने मटेरियल लिया और वो मटेरियल अभी दो प्लेट के बीच में रखा, वो सिचुएशन में यहां पे ड्रॉ करके दे दो। तो हमने ना प्लेट के बीच का एरिया, प्लेट का एरिया चेंज किया, ना प्लेट के बीच का डिस्टेंस चेंज किया, कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। बस अभी दो प्लेट के बीच में क्या रख रहे हैं हम लोग, तो अभी भी प्लेट, इसके ऊपर प्लेट P1 के ऊपर प्लस QE चार्ज है, इनर साइड इसके माइनस Q चार्ज है, ये अर्थिंग है, वो सब कुछ है। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, D है। ऑल थिंग्स आर सेम, वो क्योंकि वही कैपेसिटर, सेम कैपेसिटर, बस बीच में क्या रख दिया अभी, सो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब एक ऐसा मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रखा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक समझते हो ना, सीखा ना तुमको, पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, याद होगा। हाँ, ये रख दिया एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उतने ही हाइट का, जितनी हाइट तुम्हारी प्लेट्स की उतनी, और थिकनेस अलग है इसकी, पूरा स्पेस फिलहाल फिलअप नहीं किया है। अच्छा, कितनी थिकनेस है इसकी, यहां से यहां तक, कुछ डाउट है यहां पे, क्लियर है ये। अब क्या होगा, राइट, अब ध्यान देते रहना, मैंने आपको ऑलरेडी पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ऐसा कंसेप्ट तुमको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, याद है। अब लगा वो कंसेप्ट, आपको पता है कि ये बनता तो मॉलिक्यूल से ही है, तो अंदर जो मॉलिक्यूल है अगर वो पोलर के है तो वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे थर्मल एजिटेशन के कारण, और एक दूसरे की डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट करते होंगे। और अगर ये नॉन पोलर के मॉलिक्यूल से बना हुआ डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो मॉलिक्यूल के पास ही क्या नहीं है, बट जैसे ही आप लोग इस स्लैब को दो प्लेट के बीच में रखोगे तो आपको होता है प्लेट के बीच में पॉजिटिव से निगेटिव क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि नहीं होती। तो पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी और नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट कर देगी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट कर देगी ऑन द,
याद है कि नहीं है? ओके, तो फिर वो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं, राइट? तो चलो दिखा दो पोलराइजेशन। तो नेगेटिव चार्जेस कहाँ शिफ्ट होंगे? लेफ्ट साइड। ये लिखा दिए। तुम बोलोगे सर वहां पे तो आपने ऐसा मॉलिक्यूल ऐसा ड्रॉ करके ऐसा दिखाया था ना, माइनस प्लस, बराबर है? तो फिर वहां पे मैंने डायग्राम भी बड़ा ड्रॉ किया था, ये छोटा डायग्राम है, राइट? इसलिए आप लोगों को नेगेटिव एक तरफ दिखा दो और पॉजिटिव एक तरफ, ऐसे दिखा दो। ये तरीका सही है दिखाने का। यहाँ मॉलिक्यूल दिखाने के लिए मुश्किल जाएगा, ठीक? आगे अब मुझे तो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये कितना रहेगा? माइनस क्यू। अगेन ये प्लस क्यू, ठीक है। और आगे सुनो भाई, पोलराइजेशन हुआ। तो आपको ये भी पता है कि पोलराइजेशन के कारण अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? यहां से यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? बिटवीन दो प्लेट्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोज मैं ई बोलता हूं। कितना बोल रहा हूं? ई। क्या ई? ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक। आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा भी ट्रीट कर सकते हो। तो ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो इस स्लैब के बाहर के कारणों की वजह से आया है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्लैब के कारण है क्या? नहीं, ये इस पॉजिटिव प्लेट से इस नेगेटिव प्लेट की फील्ड है। तो ये स्लैब के अलावा किसी और की फील्ड है, तो क्या रहेगी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझा कि नहीं? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये जो तुम्हारा स्लैब है उसका क्या हुआ? पोलराइजेशन, राइट? नेगेटिव चार्जेस एक तरफ आए, पॉजिटिव चार्जेस दूसरी तरफ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेगेटिव चार्जेस को इन पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया और इसके अंदर के पॉजिटिव चार्जेस को इन पॉजिटिव ने क्या किया? रिपेल किया और इन नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया। इसलिए पॉजिटिव इस तरफ रहेंगे और नेगेटिव इस तरफ रहेंगे। ये स्लैब के पॉजिटिव और नेगेटिव है, समझा कि नहीं? डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव है ये और डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव है। ये तो प्लेट है। मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे अभी दो फील्ड होगी। आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है, तुम भूल कैसे सकते हो? अब देखो, स्लैब के अंदर भी तो चार्जेस सेपरेट हुए, तो स्लैब के अंदर भी एक फील्ड आएगी। स्लैब के अंदर जो फील्ड आएगी ये पॉजिटिव से नेगेटिव आएगी, है ना? वो कौन सी फील्ड रहेगी? उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग फील्ड। क्या बोलते हैं? या फिर फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, फील्ड ड्यू टू। बट ये खाली स्लैब के अंदर रहेगी कि उसके बाहर भी रहेगी? क्योंकि वो स्लैब के अंदर ही डेवलप हुई है, राइट? चार्जेस का सेपरेशन कहां हुआ है? तो वो फील्ड भी कहां डेवलप होगी? तो स्लैब के बाहर एक्सटर्नल फील्ड है, स्लैब के बाहर इधर भी एक्सटर्नल फील्ड है, और स्लैब के अंदर दो फील्ड है, एक है एक्सटर्नल इस तरफ, एक ही नहीं, और एक है कौन सी? ये एक्सटर्नल वाली है, या नहीं? तो स्लैब के अंदर दो दो फील्ड है, एक जो एक्सटर्नल प्लेट के कारण है और एक स्लैब के पोलराइजेशन के कारण है। तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? स्लैब के अंदर की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? तो स्लैब के अंदर की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, बोलो कितनी? ई नेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल माइनस ईपी। एक्सटर्नल माइनस, बोलो गलत है क्या? ये समझ में आया तुमको? ये हमने पहले भी समझा था। कहां समझा था मालूम है क्या? रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन करके एक टॉपिक पढ़ा हुआ था। तो वहां पे हमने समझा है कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर नेट फील्ड कम हो जाती है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर दो फील्ड आती है, एक एक्सटर्नल होती है और एक पोलराइजिंग फील्ड होती है। पोलराइजिंग फील्ड या डाइपोल मोमेंट की फील्ड एक्सटर्नल के अपोजिट होती है। तो अगर ये दोनों फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो अंदर का नेट फील्ड कम है कि ज्यादा है? कम है। तो अंदर का फील्ड है कितना? E माइनस ईपी, मतलब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। दिख रहा है ना तुमको? ओके, सो लिख रहा हूं मैं अभी यहां पे।
So we know when dielectric slab is kept in external field, it develops electric field EP inside it due to polarization. So therefore net field inside डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, है ना, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं, तो वो रहेगी E इज इक्वल टू, अच्छा नेट को ई नेट बोल दो, तो ई नेट इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो, E माइनस ईपी, E माइनस ईपी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी E माइनस ईपी, नहीं रहेगी क्या, खाली स्लैब के अंदर कि स्लैब के बाहर भी रहेगी इतनी, वापस बात करते हैं, स्लैब के अंदर कितनी, स्लैब के बाहर, इधर देखो ये पिंक कलर से लेके ग्रीन कलर, ये जो ये वाला जो ब्लैक कलर का एरिया दिख रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, ई एक्सटर्नल, इधर भी कितनी रहेगी, बस अंदर दो दो है बट एक दूसरे के, इसलिए अंदर टोटल कितनी हुई, बट अभी इधर का डिस्कस करके हो चुका है ऑलरेडी, इधर जीरो होती, इधर भी, पिछला वाला डेरिवेशन देख लेना, कुछ डाउट है क्या कि बाउंसर है, अच्छा आगे बढ़ने के पहले तुमको इसमें भी और भी कुछ समझाना है, 2 मिनट के लिए, इधर आंदो गया। आप लोग याद करो कि हमने कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा था, अगर हम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में पूछो तुमको, तो 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R उन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है, इधर एप्सिलॉन लेते हैं अगर दो चार्जेस के बीच में कुछ ना हो, वैक्यूम हो, है ना, अच्छा, बट अगर दो चार्जेस के बीच में इधर क्या रख दिया, तो हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन लेते हैं, राइट। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, एक मिनट, फोर्स लेने से अच्छा यही सेम ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके लिए ले लो, बस आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं, जो चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज लेना पड़ेगा, एक ही चार्ज लेते हैं ना हम लोग, तो Q/R² इतना करना पड़ेगा, वापस से बात करते, दो चार्जेस अगर, सॉरी एक चार्ज, ये देखो ये सोर्स चार्ज है, और यहां से मुझे इस पॉइंट पे कितनी फील्ड है वो पता करना है, पॉइंट P पे कितनी फील्ड है, तो वो इतनी रहेगी, अगर यहां से यहां तक बीच में खाली क्या है, स्पेस है, ये रहेगा, बट अगर इन सोर्स चार्ज और पॉइंट के बीच में कोई मीडियम रहेगा, तो फील्ड कितनी रहेगी बोलो, 1/4 पे एप्सिलॉन Q/R², तुम लोग वही चार्ज कैसे, अरे उसी चार्ज की तो फील्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, एक बार स्पेस रखा और एक बार मीडियम रखा, तो फिर चार्ज सेम, डिस्टेंस भी सेम, बस फील्ड अलग अलग, एक बार इधर एप्सिलॉन नॉट, एक बार यहाँ पे, अब दोनों का रेशियो ले लो, है ना, तो E/E मीडियम, ये ओके, ये कितना रहेगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q/R², 1/4 पे एप्सिलॉन Q/R², 4 पाई भी कैंसिल, ऊपर बता 1/एप्सिलॉन नॉट और नीचे 1/एप्सिलॉन, उल्टा हो जाएगा, एप्सिलॉन/एप्सिलॉन होगा ना, उसी को हम लोग K बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड विद मीडियम इज इक्वल टू कितनी होती है, K। तो K को अगर मैं इधर लेके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद है तुमको, तो K को अगर मैं इधर लेके आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट मीडियम डिवाइड बाई K इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड विथ मीडियम, तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो वो K टाइम्स कम हो जाती है, अगर मीडियम नहीं रहेगा तो कितनी होती है, E, अगर उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आपको क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, और यहां से आपको कंफर्म हो गया था कि मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू वैक्यूम। तो तुम बोलोगे ये हमें क्यों डिस्कस किया हमने, तो ये यहां से वो इसलिए डिस्कस किया, इधर रह जाओ, इधर E कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है विदाउट हाँ कोई मीडियम नहीं था, तब की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E, और जब मीडियम आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, EP,
या फिर ई नेट? ईपी नहीं, ई नेट, क्योंकि मीडियम के अंदर ईपी है क्या? मीडियम के अंदर दोनों है, ई और ईपी, तो दोनों का नेट कितना, दोनों का टोटल कितना है बोलो? ई नेट। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्लैब? हाँ, ई नेट टोटल बोलने का चाहिए ना अभी आपको, कितनी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द स्लैब ई नेट, मतलब विथ मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट होती है ना, और विदाउट मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है। या फिर इधर ही देखो ना बाजू में, विदाउट, इधर मीडियम है क्या, तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, और अंदर तुम बोलोगे दो दो दिख रहा है, बट उन दोनों का टोटल लेंगे ना हम लोग, तो वापस बोलो विथ मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट मीडियम। और हमें पता है कि जो ई नेट होता है, जो ई नेट होता है वो ई अपॉन के होता है। ये देखो ना, अभी अभी तो सिखाया, इधर है प्रूफ नहीं है तुम्हारे साथ। ई नेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मीडियम इज हाउ मच? ई अपॉन के। ई मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट अपॉन के। तो ये हो गया प्रूफ। तो वापस से हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहां से हम लोग यहां तक कैसे पहुंचे समझा क्या? तो हम लोगों ने डायरेक्टली यूज किया, या फिर चाहिए मैं इधर ऐसे लिख देता हूं, अल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम वो ई अपॉन क्या होती है? के होती है। कुछ डाउट है यहां पे? ओके ठीक है, एक बार गो थ्रू करो, कुछ डाउट है जल्दी पूछो, क्योंकि 2 मिनट में अभी ये खत्म होने वाला है। इसमें डाउट है तो पूछो, नेक्स्ट स्लाइड के। है कुछ? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सो तुम्हारी डायलेक्ट ई नेट जो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मीडियम, उसको ई नेट बोल दो, या फिर इसको कुछ और सिंबल भी यूज करना है तो करो, चाहिए तो इसको मीडियम सिंबल यूज कर लो, ई मीडियम, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं किस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। हो गया है? कुछ डाउट है अभी यहाँ पे? ओके चलो ध्यान दो अभी यहाँ पे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा रही ई मीडियम में, बट उसमें मुझे ई की वैल्यू पुट करनी है। ये जो ई है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी मीडियम, उसकी वैल्यू मुझे पुटअप करनी है। तो आपको पता है, ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वी अपॉन डी, होता है कि नहीं होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी अपॉन टी, या फिर डायरेक्टली भी ले सकते हैं यहां से, पिछला वाला जो डेरिवेशन था। देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्टली तो उठा लेता हूं यहीं से, क्यों इतना मेहनत करते बैठेंगे। हाँ वही नो, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेट के बीच की फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैसे आया था याद है ना? और सिग्मा का मतलब है चार्ज अपॉन एरिया, और बाजू में कितना आया? एप्सिलॉन नॉट, तो E हो गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो E मीडियम कितना हुआ फिर? E मीडियम हुआ, E की वैल्यू कितनी बोलो? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये E की, और डिवाइड बाय कितना? K। सो वापस ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, विथ मीडियम नहीं, इन मीडियम, स्लैब के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये स्लैब के बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये स्लैब के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। कुछ भी डाउट वापस बोलो। हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको कितना चार्ज दिया? प्लस क्यू, इंडक्शन का करंट, आउटर साइड को क्या किया? अच्छा, दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसे इसमें समझाया। कैपेसिटेंस कितना आया? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, पीछे प्रूफ कर लिया। उस कैपेसिटेंस का सिंबल C नॉट रख दिया, क्योंकि वो विदाउट डाइलेक्ट्रिक है। अब हमने क्या किया, दो प्लेट के बीच में सेम कैपेसिटर,
सब कुछ सेम, एरिया सेम, डिस्टेंस सेम, बस वो दोनों के बीच, प्लेट के बीच में क्या रखा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। पूरा स्पेस फिल किया क्या, नहीं। कितने थिकनेस का मटेरियल रखा, अच्छा वो अभी वो जैसे मटेरियल इधर रखोगे तो उस मटेरियल में से क्या पास होगी, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। हाँ, तो जैसे ही मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तो मटेरियल के जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर के चार्जेस के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। तो नेगेटिव चार्जेस एक तरफ हो जाएंगे, प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। चार्जेस सेपरेट हो गए तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ईपी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर टोटल दो होगी, एक हुई ई और एक हुई ईपी। समझा? सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई माइनस ईपी, ई माइनस ईपी अंदर अंदर। ठीक है, तो इसको मैंने ई मीडियम, बाद में ई मीडियम नाम रखा। ठीक है, सो ई मीडियम। कुछ डाउट है? आगे हमें पता है कि ई मीडियम कितना है, ई माइनस ईपी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद ई मीडियम जो होता है वो ई अपॉन के होता है। वो उसका प्रूफ आपको यहाँ पे आगे मिल जाएगा, और यहाँ पे रख देना। ठीक है, या फिर डायरेक्टली याद रख लेना, जिसको अक्ल है उसको पता है। सो वैसे, और वैसे भी आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड, मीडियम में फोर्स क्या होता है, कम होता है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, और कितने टाइम्स कम रहेगी, के टाइम्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स। तो ऐसे भी डायरेक्टली याद रख सकते हो, अकल की बात है, वो लॉजिक की बात है। तो ई अपॉन के, बट ई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पता है कितनी होती है, बोलो, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो ई के जगह पे लिख देंगे क्यू, इधर ई के जगह पे क्यू अपॉन, नीचे कौन है, के। तो ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। तो स्लैब के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, स्लैब की बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तुम बोलोगे हमने इतना मेहनत क्यों किया, क्योंकि मुझे दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अभी क्या निकालना है, ठीक है। तुम बोलोगे वो क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो वहां से मुझे कैपेसिटेंस भी आ जाएगा। कैसे, वो 2 मिनट में हो जाएगा। बट तुम बोलोगे दो प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इतना मेहनत क्यों, समझाता हूं। आपके पास एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी अपॉन डी, है ना। तो डी इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो E इंटू डी इज इक्वल टू कितना आएगा, V। E इंटू डी इज इक्वल टू V। आया कि नहीं आएगा? E क्या था, V क्या था, दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। D क्या था, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, राइट। E इज इक्वल टू V अपॉन डी आपका फॉर्मूला था। तो D इधर आ जाएगा तो E इंटू डी इज इक्वल टू V। तो इस फॉर्मूला का यूज कैसे होगा, सुन लो। देखो, आपको जिन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जिन दो पॉइंट के बीच का क्या चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उन दो पॉइंट के बीच का लो, और डिस्टेंस भी उन दो पॉइंट के बीच का लो। अरे हाँ या ना, नहीं समझा? अब आगे का लॉजिक समझो। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस तो P1 और P2 के बीच का चाहिए। अरे हाँ या ना? तो फिर इन दोनों के बीच का चाहिए, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी उन दोनों का लेना पड़ेगा और डिस्टेंस भी उन दोनों का लेना पड़ेगा। बट दिक्कत ये है कि उन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं है। देखो, यहां से यहां तक की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E। यहां से यहां तक की इलेक्ट्रिक फील्ड E मीडियम, और यहां से यहां तक की इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा से E। अरे है नहीं? तो टोटल कितने सेक्शन बन गए यहाँ पे, 3। देखा जाए तो 2, एक मीडियम वाला और 2 विदाउट मीडियम वाले, है ना। तो विदाउट मीडियम मतलब 1 और 1 मीडियम वाला। बट तुम्हें दिखाने के लिए मुझे 3 इजी जाएंगे। बोलो क्या हुआ, ये 1 2 3। तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर का आ गया उधर का पोटेंशियल। फिर यहां से इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी का वहां का फील्ड आ गया, और फिर यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक फील्ड उधर का ही वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब बोलोगे सर, तुम बोलोगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस है कितना, बट यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो कितना सिंपल है ये, मुझे बताओ कितना, क्या क्या रहेगा ये डिस्टेंस, बाहर का डिस्टेंस। मैं बोलूंगा पूरा बोल दो, ये यहां से ये और ये पूरा बोलो एक साथ, मतलब डायरेक्टली अलग अलग मत बोलो। तो मुझे बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस, एक मिनट, रुको रुको रुको, हाँ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैं दोनों कंबाइन निकाल के दे रहा हूं तुमको, राइट। तो अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है,
टोटल डिस्टेंस, और ये कितना है, तो डी में से टी निकाल दिया, तो बचा हुआ जो रेड कलर का है वो क्या है, डी माइनस, अभी भी नहीं समझा, तो अब कॉन्सेंट्रेट करना, मैं क्या बोल रहा हूं, एक देखो मत ना मुझे so let's find electric potential, एक मिनट, let's find potential difference, potential difference between two plates, दो प्लेट के बीच का क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक से ध्यान देना। सो अब मुझे बताओ, कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग यहां पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला का यूज करने वाला मैं, V इज इक्वल टू ई इंटू डी, ये माइंड में रखेंगे। सो चलो ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक का निकलना है, P1 से लेके P2 तक का। लॉजिक क्या बताया मैंने तुमको, जिधर का जिन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड, वो दो पॉइंट के बीच का इनटू वो डिस्टेंस। तो मेरे पास दो रीजन आए हैं, मतलब मुझे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, तो ये दोनों दो रीजन में डिवाइड हो गए। तुम बोलोगे सर तीन, मैं फिर भी बोलूंगा दो। दो क्यों, क्योंकि एक रीजन वो है जहां पे स्लैब है और बाकी बचे हुए दो रीजन में स्लैब, इसलिए दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से देखो कितने रीजन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से दो रीजन है कि तीन रीजन है, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो फिर दो रीजन हो गए। तो फिर वो दो रीजन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इन दोनों का यहां से यहां तक का, ये देखो इन दोनों का पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, इसका और इसका दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, और उस इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस में ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर लो, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कहां से कहां तक का, P1 से लेके P2 तक का। पर तुम बोलोगे वो करेंगे कैसे, बड़ा सिंपल है, आगे ले ले, ऐसे करेंगे, इधर देखो। सो ये क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, चाहिए तो ये लिखता हूं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P1 एंड P2 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू, क्या बोला था मैंने, तरीका क्या बताया था, जिन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड और वो डिस्टेंस। पहले निकाल लेते पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला, देखो ये स्पेस वाला, तो बताओ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E, इधर भी, और ये डिस्टेंस है कितना, टोटल बोलो, D माइनस, हाँ, तो फिर E इंटू, अगर मैंने E इंटू डी माइनस टी लिखा, तो अब मुझे बताओ ये जो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिला, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां का मिला, वो एरिया जो स्लैब के बाहर का है, तो मुझे ये और ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया कि नहीं मिल गया। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कहां का चाहिए, है कि नहीं, तो तीन दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल मिल जाएगा। तो अब मुझे बताओ स्लैब के अंदर फील्ड कितनी, बोलो, प्लस स्लैब के अंदर की फील्ड E मीडियम, और वो स्लैब का थिकनेस T। तो अब बताओ ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस है ना ये बेसिकली, तो ये क्या है, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये और ये भी क्या है, बट ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द स्लैब, और ये रिमेनिंग एरिया का पोटेंशियल डिफरेंस, और दोनों को ऐड कर दिया तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस कहां से लेके कहां तक का मिला, P1 से लेके। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता ना, तो तुमसे गधा और कोई है ही नहीं, इतना सिंपल है। कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V इंटू डी है, जहां का सॉरी V इज इक्वल टू E इंटू डी है, तो जिन दो पॉइंट के बीच का आपको ये जिस डिस्टेंस का आपको पोटेंशियल चाहिए, है ना, डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो जिन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, बस उनको वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करो, मल्टीप्लाई। तो फिर ये जो ये रेड कलर में जो डिस्टेंस है वो D माइनस टी है, क्योंकि टोटल D है, और ये बाहर का ये T है, तो D में से T निकाल दिया तो बाहर का डिस्टेंस आया ये रेड कलर वाला, तो उस रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको मल्टीप्लाई करो, तो फिर उस रीजन का आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर ये T को, ये जो T है उसको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करो, E मीडियम, तो आपको इस रीजन का क्या मिलेगा,
पोटेंशियल डिफरेंस, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस P1 से लेके P2 तक आएगा। तो अब क्या दिक्कत है इसमें, समझा कि नहीं समझा कि बाउंसर है ये। सो बोलो V इज इक्वल टू E इंटू डी माइनस टी प्लस, बट ई मीडियम की वैल्यू है हमारे पास, ई मीडियम की वैल्यू है E अपॉन के, E अपॉन के, और आगे कौन है T, तो E निकालो कॉमन, डी माइनस टी प्लस ये T और अपॉन के, ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, रहे नहीं। तो तुम बोलोगे सर क्या करेंगे, इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बोलो, नाउ कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं भाई, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q अपॉन V। Q मतलब कितना चार्ज दिया, V मतलब वो दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज तो Q दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मेहनत करके निकाल लिया है। तो बोलो ऊपर कितना है, बोलो Q, नीचे V, V मतलब कितना E डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अच्छा ये कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक है कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, तो फिर इसको सी डी लिखा देना, मतलब कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स विद डाइलेक्ट्रिक, मतलब तब का जब दो प्लेट के बीच में क्या हो बोलो, डाइलेक्ट्रिक हो। कुछ डाउट है क्या? अच्छा इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देना, कैसे, यहीं से आगे बढ़ा सकते थे वैसे, पर ठीक है यहां से कर लेना। तो मुझे आता ये Q वैसे रखो और ये नीचे कौन है E, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास है ना E की, कितनी है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो इस नीचे के E के जगह पे लिख सकते हैं Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ Q और Q क्या होगा, कैंसल, और ये D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट कहां जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया ना भाई, तो 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, अब ये उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, तो कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा, मतलब दो प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक रखा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ए मतलब दो प्लेट का एरिया है ना, प्लेट का एरिया, डी मतलब दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, टी मतलब आपने जो डाइलेक्ट्रिक रखा उसका थिकनेस, और के मतलब जो डाइलेक्ट्रिक रखा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। जैसे अगर आपने एयर ही रखा तो के की वैल्यू 1 होगी, और अगर आपने कोई मेटल रखा तो के की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, समझा कि नहीं। सो जिस तरीके आप कौन सा मटेरियल यहां रख रहे हो उसके हिसाब से के डिसाइड होता है। पिछले हाँ क्या नहीं समझा था इसमें, ये इसमें क्या दिक्कत है बोलो, ये ई मीडियम ई माइनस ईपी है या नहीं है, बाउंसर है, और मीडियम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के टाइम्स कम रहता है स्पेस के फील्ड से, राइट ओके। ये ई क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है, वो तो पीछे वाले स्लाइड से देखा था, और ये क्यू ई की वैल्यू इधर रख दी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे कितना आएगा के, तो आपको किसकी वैल्यू आई ई मीडियम, क्या चाहिए, इतना सिंपल है। उसके बाद दो प्लेट के बीच का क्या निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे निकाल लिया, E इंटू डी वाले लॉजिक से, जिधर जिस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उस रीजन का डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय उधर का इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय ई मीडियम की वैल्यू रख दी, वो ई कॉमन निकला, बस खत्म हो गया, चार्ज को पोटेंशियल से डिवाइड किया, कैपेसिटेंस आ गया, ई की वैल्यू रख दी थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, वहां से फॉर्मूला आ गया आपके पास, राइट। अगर टेक्स्ट बुक वाला डेरिवेशन फॉलो करोगे तो वो तुम अटक जाओगे उसमें, ये वाला डेरिवेशन फॉलो करना तुमको बराबर आ जाएगा।